तो कभी सोचा है कि जब सोडा की बोतल खोलते हैं तो वो फिस की आवाज़ क्यों आती है? या सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक क्यों डाला जाता है? इन सब दिलचस्प सवालों का जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर में है, विलयन। आज हम एनसीईआरटी पर आधारित इन बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स के जरिए इस पूरे चैप्टर को एक-एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये विलयन होते क्या हैं, फिर उनकी सांद्रता को कैसे नापा जाता है वो सीखेंगे, और आखिर में हम उन नियमों और गुणों को जानेंगे जो इनके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम केमिस्ट्री में कहते हैं विलयन या सॉल्यूशन, तो इसका असल मतलब क्या होता है? ये हमारे आसपास दिखने वाले आम मिक्सचर से अलग कैसे है? तो देखिए, एक विलयन दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब होमोजीनियस, मतलब कि इसके गुण हर जगह एक जैसे होते हैं। जैसे पानी में नमक घोलने के बाद आप नमक को अलग से नहीं देख सकते हैं ना। यहां नमक है विलेय यानी सॉल्यूट, जो कम मात्रा में है, और पानी है विलायक यानी सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में है। ये छोटा सा फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में विलयन का मतलब अक्सर यही होता है कि कोई ठोस चीज किसी तरल में घुली हो, जैसे पानी में चीनी। लेकिन मजे की बात यह है कि विलयन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे, क्या आप जानते हैं कि पीतल जैसी मिश्र धातुएं भी एक तरह का ठोस विलयन है, जिसमें जिंक तांबे में घुला होता है? या फिर हवा को ही ले लीजिए, वो खुद गैसों का एक गैसीय विलयन है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि विलयन क्या है। अगला सवाल आता है, हम ये कैसे बताएं कि विलयन में विलेय कितना है? मतलब विलयन कितना गाढ़ा है या कितना पतला? इसके लिए हम सांद्रता की अलग-अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूलों से भरा है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी हैं, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। सांद्रता बताने का सबसे सीधा साधा तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। मान लीजिए आपने 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम पानी में घुल दिया, तो विलयन का कुल भार हो गया 100 ग्राम। तो इस केस में द्रव्यमान प्रतिशत होगा 10/100 गुणा 100, यानी 10% W/W। है ना एकदम सिंपल। अब आते हैं मोलारिता पर। ये लैब्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूनिट है। ये हमें बताती है कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। याद रखिए, मोल बस पदार्थ की मात्रा नापने की यूनिट है, जैसे दर्जन 12 चीजों के लिए होता है। अच्छा, क्योंकि मोलारिता आयतन पर निर्भर करती है, ये तापमान बदलने पर बदल सकती है। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर आयतन बदलता है। मोलारिता से मिलती जुलती एक और चीज है मोलालता, लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी फर्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विलयन के आयतन की जगह विलायक के द्रव्यमान का इस्तेमाल करती है, वो भी किलोग्राम में। और क्योंकि द्रव्यमान तापमान के साथ नहीं बदलता, मोलालता तापमान से बिल्कुल आजाद होती है, इसीलिए ये ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। मोल अंश या मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक अनुपात है। ये बताता है कि कुल मोल में से किसी एक घटक का कितना हिस्सा है। इसे एक पाई चार्ट की तरह सोच सकते हैं कि हर घटक का अंश कितना है। चूंकि ये एक अनुपात है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और हां, अगर हम विलयन के सभी घटकों के मोल अंशों को जोड़ दें तो टोटल हमेशा एक ही आएगा। तो अब जब हम विलयन की सांद्रता को मापना सीख गए हैं, तो चलिए अब कुछ ऐसे नियमों को देखते हैं जो विलयन के भौतिक गुणों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वाष्प दाब। यहां हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। हेनरी का नियम हमें बताता है कि किसी लिक्विड में गैस कितनी घुलेगी, ये दाब पर निर्भर करता है। सोडा की बोतल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिससे ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुल जाती है। और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर कम हो जाता है और गैस तेजी से बाहर निकलती है और वो फिस बनती है। फॉर्मूला P = KH/X यही तो दिखा रहा है। जितना ज्यादा दाब P, उतनी ही ज्यादा विलेयता X। हेनरी का नियम गैस इन लिक्विड के लिए था, वहीं राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें दोनों घटक यानी विलेय और विलायक वाष्पशील तरल हों। ये नियम कहता है कि विलयन में हर घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के सीधे अनुपात में होता है।
सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें विलयन के कुल वाष्प दाब का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है और यहीं से आदर्श विलयन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। राउल्ट का नियम एक आइडियल सिचुएशन बताता है, लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर विलयन इस आइडियल व्यवहार को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। तो चलिए अब आदर्श और अनादर्श विलयनों के बीच के फर्क को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये राउल्ट के नियम से भटकते क्यों हैं। ये स्लाइड दोनों के बीच का मुख्य अंतर बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखिए, आदर्श विलयन में विलय और विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल लगभग उतना ही होता है जितना उनके अपने अणुओं के बीच होता है। इसीलिए जब उन्हें मिलाते हैं तो ना तो कोई ऊर्जा निकलती है, डेल्टा H शून्य होता है, और न ही आयतन में कोई बदलाव होता है, डेल्टा V शून्य। लेकिन अनादर्श विलयनों में ये आकर्षण बल बदल जाता है, जिसकी वजह से वो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं। ये ग्राफ उन्हीं विचलनों को दिखाते हैं। धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब विलय विलायक के बीच का आकर्षण कमजोर होता है। इससे अणु आसानी से उड़कर वाष्प बन जाते हैं और वाष्प दाब बढ़ जाता है। और इसका ठीक उल्टा ऋणात्मक विचलन यानी नेगेटिव डेविएशन तब होता है जब विलय और विलायक के बीच एक मजबूत आकर्षण बन जाता है, जो अणुओं को विलयन में ही रोके रखता है और वाष्प दाब को कम कर देता है। और अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, अणु संख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये विलयन के वो गुण हैं जो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि विलय क्या है, चीनी है या नमक, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि विलय के कण कितने हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है और एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। हमें 4 मुख्य अणु संख्यक गुणधर्मों को पढ़ना है। पहला है वाष्प दाब में कमी, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, तीसरा है हिमांक में अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में एंटी फ्रीज में होता है, और चौथा है परासरण दाब, जिससे पौधे जड़ों से पानी सोखते हैं। चलिए इन चारों में से एक परासरण दाब को थोड़ा और समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, परासरण में विलायक के अणु एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाते हैं। इस नेचुरल फ्लो को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसी को परासरण दाब कहते हैं। हमारे शरीर के सेल्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, इसलिए इसका बायोलॉजिकल महत्व बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर को खत्म करने से पहले चलिए एक बार उन सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूलों पर नजर डाल लेते हैं जो हमने अब तक सीखे हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए आपके लिए एक फाइनल रिवीजन टूल है जो एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आएगी। ये रहे वो सारे सूत्र, सांद्रता की यूनिट से लेकर अणुसंख्यक गुणधर्मों तक। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको बस इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। मेरी सलाह है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपने नोटबुक में लिख लीजिए और पक्का कर लीजिए कि ये आपको अच्छे से याद है। ये इस चैप्टर की जान है। तो ये था विलयन चैप्टर का एक पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे आम मिक्सचर से लेकर जटिल बायोलॉजिकल सिस्टम तक विलयन के सिद्धांत हर जगह काम आते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों की अच्छी समझ के साथ अब इस चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगना चाहिए। बस प्रैक्टिस करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी।